गुड मॉर्निंग बच्चों। पवन की इतिहास की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज मुग़ल दरबार में जिस मुग़ल बादशाह की आज हम बात करेंगे उनका बाबर के पश्चात छठा स्थान आता है और इन्होंने सिंहासन पर बैठते ही आलमगीर की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। तो आइए जानते हैं ये विश्व विजेता कौन थे। इनका पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। तो आप जान गए होंगे ये औरंगजेब के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक लगभग 49 वर्ष तक जो है वो शासन किया, लगभग हाफ सेंचुरी। तो अकबर के पश्चात जो है ये दूसरे राजा हुए, बादशाह हुए जितने लंबे समय तक शासन किया। तो इसका मतलब है आज हम इन्हीं 49 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, और इसके साथ हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, कि वो साम्राज्य जिसकी नींव बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में रखी थी, उसका पतन 1707 ईस्वी के पश्चात, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार से हो गया और कहाँ तक औरंगजेब उसके लिए उत्तरदायी थे। इन सब की जानकारी आज हम इस अध्याय में या इस पाठ में करेंगे। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। उन्होंने शासन किया 1658 से लेकर 1707। उनका राज्याभिषेक होता था 13 जून 1649 शालीमार बाग, और ये दिल्ली में पड़ता है आपका शालीमार जो बाग है। पूर्ववर्ती शासक उनके पिता शाहजहां, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि शाहजहां को इनके द्वारा कैद कर लिया गया था। वजह क्या थी? क्योंकि शाहजहां जो है अपने सबसे बड़े बेटे जिनका नाम था दारा बहुत ही योग्य उनका बच्चा था, सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, आज्ञाकारी था, सहनशील भी था दूसरे धर्मों के प्रति, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में भी काफ़ी वो नॉलेज रखता था। लेकिन जैसे ही शाहजहां दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि औरंगजेब इसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मुगलों में या मुसलमानों में जो तख्त है उसके लिए बिना खून खराबा के कोई भी तख्त ताज पर नहीं बैठा है। तो वैसे ही जो आलमगीर है वो शहजहां को पकड़ते हैं 58 में, और उन्हें जो है आगरा के किले में बंदी बना लेते हैं, और लगभग 8 वर्षों के पश्चात जो है उनकी मौत हो जाती है आगरा के ही किले में। तो इनके साथ क्या होता है वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो जन्म है वो 3 नवंबर 1618 और निधन होता है 3 मार्च 1707 ईस्वी में। 88 वर्ष की उम्र में काफ़ी लंबी जो है वो लाइफ जीते हैं, और इनका निधन होता है अहमदनगर, दक्षिण भारत में। इसके पश्चात भी इनकी थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं, वो है उनकी समाधि के संदर्भ में कि इनका टॉम्ब कहाँ बना था। इनका टॉम्ब महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, क्योंकि ये दक्षिण भारत में ही इनका निधन हो गया था, इसलिए इनको दफनाया गया महाराष्ट्र के नज़दीक। एक महाराष्ट्र का अगर जिला लें तो दौलताबाद आता है, और वहाँ पर एक खुलदाबाद नामक जगह थी, यहाँ पर इनको जो है वो समाधि दी गई। इसके अलावा इनकी जो वाइफ्स हैं वो, उनका नाम है नवाब बाई औरंगाबादी महल, और पूरा नाम इनके बारे में हो चुका है। पिता का नाम भी आ चुका है। माता का नाम है मुमताज़ महल, जिनके 14 पुत्र थे, और जिसमें से 7 बच्चे जो है वो जीवित बचते हैं, बाकी मर जाते हैं। और उनमें से 4 लड़के होते हैं, 3 लड़के, और 4 लड़कों में औरंगजेब भी शामिल होते हैं। तो ये माता मुमताज़ महल, जिसकी शाहजहां ने ताजमहल में जाकर जो है वो समाधि दी थी, तो मकबरा बनाया था, जो आज विश्व में एक बहुत वंडर के तौर पर, 7 वंडर के तौर पर देखा जाता है। तो धर्म की बात करें, यहाँ पर पहली बार जो है नाम आता है वो है सुन्नी इस्लाम। ये सुन्नी इसलिए लिखा गया क्योंकि ये सुन्नी से संबंधित है। इस्लाम में 2 तरह के संप्रदाय हैं, एक सुन्नी और एक शिया। अब तक किसी के साथ ना सुन्नी आया ना शिया आया, लेकिन सभी का अगर नेचर देखें, बाबर से लेकर सभी ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। लेकिन औरंगजेब वो शासक था जिसने दूसरे धर्मों के प्रति कट्टरता अपनाई,
उन्होंने सुन्नी को ज़्यादा, इसलिए उस सुन्नी को उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तो ये इनके बारे में। और इनके बारे में ये भी माना जाता है कि इन्होंने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया, और इसका मतलब है शरिया जो कानून है उनके ऊपर चलते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाया कट्टरता के साथ। इसके पश्चात जो है थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने 25 वर्ष अपनी ज़िंदगी के जो बहुमूल्य 25 वर्ष थे वो दक्षिण भारत में लगा दिए। यहाँ कंपेयर करना ज़रूरी है कि 1682 लेकर 1707 ईस्वी तक दक्षिण में रहे। वजह क्या थी? अगर हम इनसे पहले बात करें अकबर की, क्योंकि अकबर काफ़ी एक ऐसे शासक को जिन्होंने मुगल राज्यों के साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। इन्होंने भी दक्षिण भारत की तरफ रुख किया था, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत के जितने भी शासक थे उनके साथ युद्ध लड़े या उनको मजबूर किया संधि करने में, और फिर उन्हें वार्षिक कर के तौर पर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन औरंगजेब ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वो चाहता था कि दक्षिण भारत में, वो चाहता था कि मैं अकबर से भी ज़्यादा बड़े साम्राज्य पर राज करूं। तो उसकी यही इच्छा थी, और यही इच्छा इसे ले डूबी, क्योंकि 25 वर्ष तक दक्षिण भारत में रहने के पश्चात भी वो दक्षिण को विजयी नहीं कर पाया। अब और महत्वपूर्ण घटना में आता है कि 1679 ईस्वी में उसने जजिया कर को, ये वही जजिया कर था जिसे अकबर ने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए 1564 ईस्वी में लगभग 115 वर्ष पहले समाप्त कर दिया था। तो इस तरह से 1679 ईस्वी में ये जजिया कर पुनः आरंभ करने का मतलब ये था कि वो अपनी कट्टरता, अपना सुन्नी होने का प्रमाण देना चाहता था। कौन? औरंगजेब। तो इस प्रकार से ये भी कार्य जो उसके शासनकाल में हुआ। और ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि सर्वप्रथम मारवाड़ पर ही ये लागू किया गया था। राजस्थान में मारवाड़ से इसे लागू किया गया था जजिया कर को। उसके पश्चात बात करते हैं और भी घटनाएं उसके शासनकाल में घटी, और वो था कि 11 नवंबर 1665 ईस्वी का वो दिन था जब सिखों के 9वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने, गुरु तेग बहादुर ने जो जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था लोगों को, उसका विरोध किया था, और उस विरोध के कारण उन्हें जो है ये सजा दी गई। तो उनकी हत्या भी करवाई गई औरंगजेब के द्वारा। और इसी को देखते हुए जो 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह, याद रखने वाली बात है, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन जो है वो खालसा पंथ की नींव रखी। खालसा पंथ वो पंथ था जो एक सैनिक टुकड़ी थी। हर पंजाब से हर एक घर से कहा गया कि वो एक बच्चे को खालसा में अब नियुक्त करेगा। उसकी एजुकेशन बचपन में से ही सैनिक की तरह की जाती थी। उसके केस इसलिए बढ़ाए जाते थे ताकि तलवार लगने पर कहीं उसके सर पे चोट ना आ जाए। बहुत सारी चीज़ें थी, 5 तरह की चीज़ें। कड़ा हाथ में लेना कि जब कभी उसके पास हथियार ना हो तो उस कड़े का इस्तेमाल भी वो हथियार की तरह कर सके। ये अलग बात है कि बाद में अब इसे एक अलग संप्रदाय के तौर पर, अलग धर्म के तौर पर कर दिया गया है। जबकि गुरु गोविंद सिंह ने जब इस खालसा पंथ की नींव रखी गई थी तो ये मान के नहीं की गई थी कि एक अलग से धर्म है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता है। इसके अलावा एक और घटना के बारे में यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, वो था गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की नींव रखी तो उसके बदले में यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे उनकी हत्या करवा दी गई। पहले देखते हैं, उनके जो 2 बेटे थे जो 17 वर्ष और 14 वर्ष के थे। 17 वर्ष के उनके जो बेटे थे जिनका नाम था अजीत, और 14 वर्ष के जो पुत्र थे उनका नाम था सुझार सिंह। ये 2 बच्चे थे 17 और 14 वर्ष के। इनको लड़ाई में जो है ये मारे गए, मुगलों के साथ लड़ते हुए ये मारे गए योद्धा की तरह। लेकिन इनके जो छोटे बच्चे थे, जो अभी जिनकी उम्र केवल 5 वर्ष थी या 7 वर्ष थी, इनको 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों को ही दीवार पर चिनवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, आदेशों के द्वारा। तो ये गोविंद सिंह के जो 4 बच्चे थे उनको
इस तरह से मारा गया था। ये भी औरंगजेब के द्वारा ही उस समय ये घटना उसके शासनकाल में ही घटी थी। एक और आज जिक्र आता है दक्षिण भारत का, और वो है शिवाजी का। ये सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में शिवाजी मराठों के जो सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे शिवाजी। इनके साथ क्या हुआ कि औरंगजेब की तरफ से जय सिंह जी, ये शासक राजस्थान के शायद ये मेवाड़ के शासक रहे हैं। तो इनको, क्योंकि ये सभी मारवाड़ है, मेवाड़ है, ये सभी मुगलों के अधीन ही कार्य कर रहे थे, तो इन्हें जो है भेजा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठों के नेता थे उनके साथ युद्ध करने के लिए। और इन्हें, क्योंकि जयसिंह अपनी शक्ति के साथ जो है शिवाजी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और उन्हें संधि करने पर विवश कर देता है। तो 11 जून 1665 ईस्वी को बहला फुसला कर जो है जो जय सिंह है उनके साथ पुरंदर की संधि करते हैं और उन्हें मनवाते हैं कि वो औरंगजेब के साथ बात करें, वार्तालाप करें। इसलिए वो आगरा के लिए सहमत हो जाते हैं। कौन जाने के लिए? शिवाजी। लेकिन होता क्या कि धोखे से उनको जो कैद कर लिया जाता है और उन्हें आगरा के किले में बंदी बना लिया जाता है अपमानित करने के पश्चात। लेकिन यहाँ भी जो है शिवाजी छूट जाते हैं अपने बुद्धि के बलबूते पर और 1666 ईस्वी में वो वहाँ से भाग जाते हैं उनकी कैद से 1666। अब 1666 से लेकर 1680 जब उनकी मृत्यु होती है तब तक वो मुगलों के साथ अभियान छेड़ते हैं, और एक तरह का ऐसा अभियान जो मुगलों को लगातार बहुत सारे घाव जो हो देता रहता है। तो शिवाजी जो है एक तरह की नीति अपनाते हैं कि वो कहीं से भी आते हैं, सुबह शाम कहीं से भी, और मुगलों को बहुत सारे घाव दे के वो चले जाते हैं। एक तरह से एक कह सकते हैं गुरीला वार। तो ये गुरीला वार युद्ध पत्ती के साथ जो है मुगलों के साथ लड़ते हुए बाद में मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी में। इसके पश्चात इनके जो बेटे होते हैं वो वह बहुत योग्य होते हैं और वो भी लोहा लेते हैं मुगलों के साथ, लेकिन झुकते नहीं हैं। ये भी 1690 ईस्वी तक, जब 31 उम्र थी इनकी, तब तक ये औरंगजेब की जो सेना थी उनको सोने नहीं देते, नींद, चैन की नींद सोने नहीं देते। माना जाता है कि इनकी पकड़कर इनको हत्या कर दी गई, उनके अलग अलग अंगों को काटा गया, बुरी तरह से इनको मारा गया था। ये पढ़ा हमने किसके बारे में? संभाजी महाराज जो शिवाजी के पुत्र थे। माना जाता है कि इन्होंने 210 युद्ध लड़े थे और इन युद्धों में उन्होंने विजय हासिल करी थी। और औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा, जब इनको मारा जा रहा था तो उन्होंने उनके पास ये कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मेरे 4 पुत्रों में से भी एक पुत्र ऐसा होता, किसकी तरह? तुम्हारी तरह, संभाजी की तरह, तो सारा हिंदुस्तान मेरे कब्जे में होता, मेरी सल्तनत में समा गया होता। ये बहुत बड़ी बात थी एक मराठा के लिए, उसके मान के लिए। तो ये औरंगजेब जो शत्रु था, जो मार रहा था उसको, उसके मुख से ये शब्द निकले थे। तो कितनी बड़ी बात है कि संभाजी महाराज जो है कितने योग्य बच्चे थे अपने पिता के। उसके पश्चात अब बात करते हैं अकबर की राजपूत नीति की, क्योंकि इससे पहले हमने जो है अकबर की भी राजपूत नीति पढ़ी थी, जिसमें उसने राजपूतों का सहयोग लिया था, उनको मित्र बना लिया था। लेकिन यहाँ पे सुन्नी मुसलमान होने का जज्बा दिखाते हुए अकबर ने उसके विपरीत चले। बोलते हैं कि जब तक राजा जय सिंह, जिसकी बात हमने पीछे करी, और राजा जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक रहे हैं और मेवाड़ के रहे हैं, जब तक ये रहे तब तक औरंगजेब ने साहस नहीं किया कि वो राजपूतों के साथ टक्कर ले। लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु होती है उसके पश्चात सबसे पहले 1679 ईस्वी में जजिया कर लगा दिया गया, जो उनका पहला कार्य था कि वो अब पूरी तरह से कट्टर इस्लाम की तरह, एक मुसलमान की तरह जो वो काम करेंगे, ये उन्होंने दिखा दिया जजिया कर लगाने के बाद। इसके पश्चात जो है औरंगजेब ने 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और उन जगह पर मस्जिदें बनाना शुरू किया। ये जो दूसरा कार्य था, इससे भी हिंदू विरोधी कार्य और राजपूतों के विरुद्ध यह कार्य था। तो इस प्रकार से उसने ये राजपूत नीति अपनाई, या हिंदू के प्रति इसकी नीति थी। मारवाड़ के जो शासक थे
जब वो उनके विरुद्ध खड़े जसवंत सिंह, तो उनके साथ भी कार्रवाई उन्होंने करी और लगातार ये कार्रवाई जो है 1707 जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक ये चलती रही। तो इस प्रकार से ये जो राजपूत नीति थी उनकी, वो अकबर से बिल्कुल विपरीत थी। तो यही कारण था कि आगे चलकर जब हम कारण पढ़ेंगे पतन के कारण, तो इसमें से ये भी आएगा। अब आता है इस राजपूत नीति के परिणाम क्या हुए, यही कारण भी होंगे आगे, बड़े ध्यान से इसको सुनना है। राजपूतों से शत्रुता कि इन्होंने मंदिर तोड़ना या राजा अजीत सिंह के साथ इन्होंने अन्याय किया, काम करने के पश्चात जसवंत सिंह के साथ भी, या उनकी पत्नी, उनके मरने के पश्चात उनकी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये सभी जो कार्य थे ये सारे हिंदू विरोधी थे और राजपूत विरोधी थे। जहां अकबर ने राजपूतों को अपना मित्र बनाया था और राज्य से साम्राज्य स्थापित किया था, वहीं औरंगजेब ने इन राजपूतों के साथ मित्रता नहीं बल्कि शत्रुता की नीति अपनाई। ये इसका परिणाम था, इसका राजपूत नीति का परिणाम। दूसरा जो परिणाम था वो था कि साम्राज्य से अराजकता। अब अकबर ने अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो सबसे ताकतवर लोग थे, राजपूत लोग थे, उनके साथ जो है उनके साथ मित्रता अपनाई और इस प्रकार से बहुत बड़ी अराजकता से वो बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत होता है। वो अपने धर्म के अलावा, चाहे वो सिख हो, चाहे राजपूत हो, हिंदू हो या कोई और हो, सबके साथ उन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया और इसका परिणाम क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य में अराजकता बनी रही। ये इसका दूसरा परिणाम हुआ, किसका? जो राजपूत नीति के विरुद्ध चलने का। फिर तीसरा जो परिणाम आया वो था अन्य अभियानों में कठिनाई कि 25 वर्ष तक ये दक्षिण भारत में ही इन्होंने बहुमूल्य समय गंवा दिया। यदि उन्होंने राजपूतों के साथ सहयोग किया होता तो शायद ये 25 वर्ष इनके बहुमूल्य जो समय था, शायद ये इनको ना गंवाना पड़ता। हो सकता कि राजपूत ही इन 25 वर्षों में दक्षिण भारत में उनके लिए लड़ रहे होते और वो दिल्ली में राजपाट जो है आगरा में संभाल रहे होते। ऐसा नहीं हुआ, ये भी तीसरा परिणाम हुआ। चौथा जो परिणाम निकला वो था कि जन धन की हानि, कि 25 वर्षों तक लंबे संघर्ष जो वो दक्षिण भारत में ही चलता रहा, लगातार युद्ध करते रहे। कहते हैं शाम को कोई किला जो है औरंगजेब उसे जीत लेता था और जैसे ही वहाँ से दूसरे किले को विजय करने के लिए निकलता तो पीछे से उस किले को जीत लिया जाता। तो इस प्रकार से ये चलता रहा, कभी वो जीतते गए कभी हारते गए। इस प्रकार से ये जो खेल था वो चलता रहा। लेकिन इस खेल में क्या हुआ कि जन और धन की बहुत सारी हानि उठाना पड़ी। उस पैसे से, उस धन से जो लोगों के हित के कार्य हो सकते थे, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के कार्य हो सकते थे, वो सारा पैसा जो दक्षिण भारत में ही लग गया। तो ये भी इसका जो है वो कारण रहा, राजपूत नीति का परिणाम रहा। अब हम जो है बात करेंगे, वो करेंगे औरंगजेब के मकबरे की, या वो जगहें जहाँ पर जो है, या उन महलों को या बिल्डिंग्स को जहाँ औरंगजेब का नाम आता है। पहले पढ़ लेते हैं औरंगजेब का मकबरे के बारे में। ये जो मकबरा बना है ये खुलदाबाद महाराष्ट्र में बना है और माना जाता है कि दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र में ही के अहाते में ही उनकी जो कब्र बनी है, उनका जो अहाता है वहाँ पर इन्हें दफनाया गया था। और औरंगजेब मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह था और उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो उनकी ये हालत हम यहीं से लगा सकते हैं कि उनके मकबरे के लिए भी जगह जो है नसीब नहीं हुई, उनका मकबरा भी किसी ने नहीं बनाया। उनके एक जो फकीर थे उनकी ही दरगाह के बाहर उनको दफना दिया गया। तो ये उनका जो है वो स्थान आता है कि इतने बड़े बादशाह और बाद में मृत्यु किन हालात में हुई वो इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। ये वो बादशाह जिन्होंने अपने पिता के साथ क्या किया था। अब आता है वो बिल्डिंग्स जो उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बनाई थी। अपनी बीबी का मकबरा के नाम से ये विख्यात आता है। 1678 ईस्वी में इन्होंने औरंगाबाद में बनाया था उनकी स्मृति के ऊपर, और पत्नी का नाम था रबिया दुर्गानी। तो इनके स्मृति में ये उन्होंने कोशिश करी थी कि वो ताजमहल की ही भांति से बनाए, लेकिन
उतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसकी ही आधार को बनाते हुए, उसी को ही देखते हुए ये बनाया गया था, बीबी का मकबरा। तो ये महाराष्ट्र में है। जब कभी जाएं, जब आप देखेंगे तो लगेगा ये ताजमहल की तरह है। आगे जो दूसरा उन्होंने जो चीज़ बनाई थी वो था जो लाल किला शाहजहां उनके पिता ने बनाया था, उनके ही अंदर, लाल किले के ही अंदर एक जो है वो मोती मस्जिद बनाई गई थी। ये भी औरंगजेब के द्वारा ही बनाई गई थी। तो इनका कोई ज़्यादा स्थान नहीं आता है किसी भवन बनाने में, कला के बारे में, क्योंकि वो अपने आप को सुनी घोषित कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। महान मुगलों की जो अवधि थी, जो 1526 में बाबर ने सिंहासन के साथ शुरू की, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही वो समाप्त होगी। औरंगजेब की मृत्यु के समय भारत में मुगलों का साम्राज्य सबसे बड़ा था। फिर भी उनकी मृत्यु के लगभग 50 वर्षों के भीतर ही मुगल साम्राज्य विघटन हो गया, वो नष्ट होता चला गया। उसके पीछे जो कारण थे, उनमें दो तरह से उनको कारणों को जो है डिवाइड किया जाता है। पहला आता है कि वो कारण जिसके लिए औरंगजेब उत्तरदायी थे। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। अभी हमने बहुत सारा जो औरंगजेब के बारे में पढ़ा, राजपूत नीति, शायद 3-4 जो हेडिंग आएंगे वो यही फिर से रिपीट होंगे, लेकिन थोड़ा सा नाम बदल कर। तो जानते हैं औरंगजेब कहाँ उत्तरदायी थे। पहला कारण आता है कि औरंगजेब की अति केंद्रीयकरण की नीति। अति केंद्रीयकरण, एक होता है केंद्रीयकरण और एक होता है अति केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का मतलब हुआ कि शक्तियां जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो है वो ज़्यादा होना। अगर हम भारत की आज की राजनीतिक व्यवस्था देखें तो बहुत सारी शक्तियां जो केंद्र के पास हैं, लेकिन राज्य के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो इसलिए ये कहना कि केंद्र ज़्यादा ताकतवर है और राज्य कम है, ऐसा नहीं है। राज्य अपनी जगह, जब राज्य की शक्तियां हैं वो अपनी जगह ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा जो है वो पावरफुल है। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र के हिसाब से केंद्र की शक्तियां जो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो वजन जो है केंद्र की तरफ रहता है, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। यहाँ अति की बात कर रहे हैं कि जितनी भी शक्तियां थी वो राजा ने, खासतौर पर औरंगजेब ने, अपने हाथों में ले रखी थी। मंत्री जो है वो प्रशासनिक कार्य की क्षमता जो भूल चुके थे, क्योंकि उनके पास नाम मात्र की शक्तियां थी, उनके पास कार्य करने के लिए नहीं था। जब आप किसी को कार्य नहीं देंगे तो उनकी क्षमता कम हो जाएगी, कार्य प्रणाली। और यदि आप अपनी सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि जितने भी विकास के कार्य होते हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाते हैं, या कोई भी कार्य। तो इस प्रकार से ये अति केंद्रीयकरण होने के कारण जो है वो, या मंत्रियों के जो क्षमता कार्य न होने के कारण जो प्रशासनिक कार्य है उनमें बाधा उत्पन्न हुई, और इस कारण लोगों को सही समय पर कोई भी कार्य नहीं मिले, ना ही प्रशासनिक कार्य, ना ही सैनिक संबंधी कार्य हुए। और इस कारण जो है अति केंद्रीकरण के कारण भी जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरा कारण आता है वो है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति। कुछ हमने पढ़ लिया है कि वो गैर मुसलमानों के प्रति उन्होंने असहनशीलता की नीति अपनाई, जो उन्होंने जजिया कर लगाकर दिखा दी थी और मंदिर तोड़ को दिखा दी गई थी, जिस प्रकार से यहाँ पे बताए गए हैं। तो इन कार्यों से क्या हुआ, जिसको अकबर ने इस साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए हिंदुओं के प्रति या दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। बिल्कुल विपरीत औरंगजेब ने इसके विपरीत चलते हुए अब जो अराजकता का माहौल था उसे जो है वो शुरू किया था। तो इस प्रकार से जो धार्मिक जो नीति थी वो भी कारण रहा कि ज़्यादा लंबे समय तक शासन स्थापित करने का जो सपना था वो अधूरा होता चला गया औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। तो और योग्य शासक नहीं आया और इस कारण ये साम्राज्य का पतन हुआ। ये दूसरा था धार्मिक नीति। तीसरा जो कारण है वो आता है राजपूतों से दुर्व्यवहार। अब इसके बारे में भी हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं। जय सिंह की बात करें या जसवंत की बात करें या उनकी बीवियों के बारे में बात करें, ये हम पढ़ चुके हैं। तो राजपूतों को, जिनको उन्होंने, अकबर ने कभी अपना स्वामी भक्त बनाया था, और उन्हीं राजपूतों के बलबूते पर उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया था। अकबर एक जगह बैठे रहे और यही लोग इनके अकबर की तरफ से लड़ाइयाँ लड़ते रहे।
कैसे? इनको मित्र बनाकर। लेकिन राजपूतों के साथ दुर्व्यवहार करके अब इनको शत्रु बना लिया गया था। अब ये स्वामी भक्त की जगह क्या बन गए थे? शत्रु। तो इस कारण भी अब उनका पतन होना स्वाभाविक था। ये तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण है वो है मराठों से दुर्व्यवहार। किसी एक के साथ भी जो है औरंगजेब ने सही व्यवहार नहीं किया। मराठों के साथ शिवा की बात करते हैं, वो भी हमने बात कर चुके हैं कि उनको धोखे से कैद कर लिया गया, बुलाया गया दरबार में और उनको कैद करके डाल दिया गया किले में, और फिर वहाँ से वो छूटते हैं। फिर अपनी मृत्यु तक जो है वो औरंगजेब के सैनिकों के या उसकी सेना के साथ लोहा लेते हैं। उसके पश्चात उनके जो बेटे हैं छत्रपति संभाजी, वो भी जो है 1690 ईस्वी तक उनकी सेना के साथ उनको क्षति पहुंचाते रहते। तो इस प्रकार से ये जो क्षति है इनके लिए भारी पहुंचती है और इस प्रकार से इनका पतन होता है। पांचवा जो कारण हुआ सिखों के साथ। सिखों की भी बात हमने पीछे करी कि 11 नवंबर 1675 ईस्वी में 9वें जो गुरु थे तेग बहादुर, उनको शहीद कर दिया गया। फिर गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की नींव रखी, और ये जो खालसा लोग थे, ये यहाँ पर दर्शाया भी गया था, इन्हें शिक्षा दी जाती थी धनुर्विद्या की, तलवार चलाने की, भाला चलाने की। और आज भी इस दिन, ये बैसाखी के दिन, अगर आप देखें तो हर जगह ये अपना प्रदर्शन करते हैं। और ये प्रदर्शन इतना आज की डेट में जब भी आप देखते हैं तो आज ये तो इतने निपुणता नहीं, लेकिन उस समय सोच सकते हैं आप लोग जो है इतना कौशल था इन्होंने कि इन्होंने मुगल साम्राज्य की जो नींव थी उसे एक तरह से मिटाने में बड़ा योगदान जो है वो दिया, खासकर उत्तर भारत में। उसके बाद अगला जो कारण आता है, छठा कारण, वो है औरंगजेब की दक्षिणी नीति, जिसकी बात भी हम कर चुके हैं। तो मैंने कहा था कि जो उनकी राजपूत नीति है, उनके ही संदर्भ में ये 4-5 पॉइंट जो फिर से आ जाते हैं। तो औरंगजेब की दक्षिण नीति, 25 वर्ष अपनी आयु के या जो समय था वो दक्षिण भारत में ही चले जाना हमेशा, और दिल्ली को छोड़ देना। अब जहाँ राजा दिल्ली में जब नहीं होगा तो उत्तर भारत में जो अव्यवस्था फैली, उसके कारण भी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ये छठा कारण। सातवां कारण है कि औरंगजेब का संदेहशील स्वभाव। माना जाता था कि वो बहुत संदेहशील स्वभाव का व्यक्ति था, और इसी संदेहशील स्वभाव के कारण ही उसने बहुत से जो अधिकारी, जो अच्छे अधिकारी थे, एक बात करते कि जो अच्छे अधिकारी थे, उनको मौत के घाट उसने उतार दिया था। वो जब कभी भी किसी से, किसी भी अधिकारी के बारे में कुछ भी सुनता था उसके बरखिलाफ, तो वो एकदम से उसे उसी तत्काल समय में उसे सजा दे देता, सजाए मौत। तो ये जो उसका संदेहशील स्वभाव था। और एक इसका जो है और भी एग्जाम्पल है कि उसने कभी भी, क्योंकि उसने अपने पिता को, शाहजहां को कैद कर लिया था, तो उससे भी लगता था कि उसके बच्चे उसको, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करें, इसलिए उसने कभी भी अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया। कभी भी जो है वो सेना संबंधी किसी भी प्रकार की उनको तलवार चलाना या घुड़सवारी करवाना, इस प्रकार की उसने शिक्षा उनको नहीं दी। क्योंकि कहते हैं जो जैसा काम करता है उसे हमेशा वो काम जो है उसी से वो डरता भी है। तो उसने अपने बच्चों को कभी भी इस तरह का शिक्षित नहीं किया। इसके अलावा मानते हैं कि जब वो मर रहा था 1707 ईस्वी में, तो तब भी उसने अपने बच्चों को अपने पास नहीं भटकने दिया, तो क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो उसको मार ना दे। तो इस प्रकार से ये इसका संदेहशील स्वभाव भी उसके पतन का कारण बना। क्योंकि यदि उसने अपने बच्चों को शिक्षित किया होता, उन्हें अच्छी शिक्षा दी होती, तो शायद मुगल साम्राज्य और भी आगे बढ़ता। ये भी सातवां कारण रहा पतन का कारण। उसके बाद आठवां कारण है विशाल साम्राज्य। मानते हैं कि उसके पास पहले ही, अगर मैं इस मानचित्र अगर आपको दिखाता हूं, तो जो आपका ये जो येलो वाला हिस्सा है, ये अकबर ने जो है दे दिया था कमा के। इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर उसने जो है वो शासन किया था अपने मृत्यु तक। अब जो औरंगजेब था, अयोग्य होने के पश्चात अकबर बहुत योग्य था। अगर उनमें आपस में जो है वो अंतर किया जाए, तो अकबर के राजनीतिक दृष्टिकोण, इसके राजनीतिक दृष्टिकोण में दिन रात का फर्क था। अकबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया, लोगों में एकता स्थापित करी, अलग अलग धर्मों के होते हुए भी। इस्लाम जो नया धर्म आया था और नए लोग आए थे जो वॉरियर थे, यहाँ के निवासी नहीं थे, लोगों ने उनको एक्सेप्टेंस दिखाई अकबर को देखते हुए।
लेकिन यहाँ औरंगजेब ने क्या किया, वो अपने आप को और भी महान दिखाना चाहता था। उसने दक्षिण भारत की तरफ रुख किया और यही उसकी भूल थी। तो इतने बड़े साम्राज्य, एक अयोग्य होने के नाते इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर जो है राज करना कोई संभव कार्य नहीं था। तो ये इसकी भूल थी। ये भी मुगलों के जो पतन के कारण का एक कारण था, 8वां। तो ये पढ़ लिया हमने, जिसके लिए औरंगजेब जो है उत्तरदायी है, कि जिस पतन को वो रोक सकता था, वो 8 कारण रहे कि यही कारण थे ज़्यादातर, जिसके कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। अब दूसरा लेते हैं अन्य कारण, उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। ये 9वां कारण है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि मुगलों में सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं बाबर, सबसे बात तो पहले कर ले उत्तराधिकारी संबंधी नियम। ये नियम क्या है कि जैसे कि हिंदुओं में ये ज़्यादा कर रहा है जितने भी, कि अगर हम विजयनगर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो राजगद्दी के ऊपर बैठता है, ये नियम था। तो उसे कहते हैं उत्तराधिकारी संबंधी नियम। लेकिन मुगलों में इस प्रकार का नियम जो है नहीं था। लेकिन बाबर को अगर हम देखें, बाबर ने क्या किया था, सर्वप्रथम इस नियम पर चलने की कोशिश करी थी और उसने हुमायूं को कहा था, हुमायूं जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना लिया गया था। लेकिन उसे वचन भी लिया गया था कि वो अपने भाइयों को भी जो अलग अलग जगह के सुल्तान या सरदार के तौर पर नियुक्त करेगा। और हुमायूं ने ऐसा किया, अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में भी डिवाइड कर दिया। लेकिन यह अलग चीज़ है कि हुमायूं को अपने भाइयों के ही कारण भारत से जाना पड़ा। शेर शाह सूरी ने उसे हराया और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। किसके कारण? हुमायूं के भाइयों के कारण, उनके शत्रुता के ही कारण। तो इसलिए बाद के जो जितने भी शासक हुए, उन्होंने उत्तराधिकार संबंधी जो नियम थे उनको नहीं एक्सेप्ट किया और उन्होंने केवल तलवार के बलबूते पर जो राजगद्दी थी उसे प्राप्त करने का नियम बनाया। तो ये भी कारण रहा कि उत्तराधिकारी का अगर नियम होता तो शायद उनमें आपसी गृह युद्ध ना होते, जन धन की हानि ना होती। तो ये भी पतन का कारण हुआ। 10वां है कमजोर उत्तराधिकारी। अब योग्य, औरंगजेब ने क्या किया, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया। तो कमजोर यहीं से ही शुरू हो गए थे कि कमजोर उत्तराधिकारी एक बड़े साम्राज्य को संभालने में सक्षम नहीं हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बने, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आए। ये सारे के सारे, इनमें क्या थी, योग्यता नहीं थी, दृढ़ इच्छा की कमी थी और दूरदृष्टिता का अभाव था। तो इतने बड़े साम्राज्य पर स्थापित होना ये मुश्किल कार्य था इन लोगों के लिए। तो इसलिए भी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। उसके बाद 10वां के बाद 11वां जो नंबर आता वो है मुगल सेना की दुर्बलताएं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुगल सेना में पहले अगर बाबर की देखा जाए तो जो बाबर ने हिंदुस्तान पर या इब्राहिम लोदी को हराया था 1 लाख सेना को केवल 18,000 सैनिकों ने। तो किस चीज़ के बलबूते पर? केवल सेना की कौशल के बलबूते पर। लेकिन अब औरंगजेब तक की जो सेना के पश्चात की बात करते हैं, जितने भी शासक हुए उन्होंने सेना की तरफ ध्यान नहीं दिया और इस तरह से जो मुगल सेना थी वो क्या हो गई थी, दुर्बल हो गई थी। उसके पीछे एक और कारण भी था कि जो सेना थी उनकी नियुक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट या राजा के द्वारा नहीं होती थी, बल्कि मनसबदारों के द्वारा होती थी। अब ये जो मनसबदार होते थे ये बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक होते थे, इनकी अपनी सेना होती थी और उस सेना को मिलाकर ही राजा की सेना बनती थी। तो इसलिए इनमें अनुशासन का अभाव था, कुशलता का अभाव था, तालमेल नहीं था। ये वैसा ही था कि अगर मान लो भारतवर्ष की एक क्रिकेट की टीम बनानी हो, हमने क्या किया, अलग अलग जगह से एक एक बच्चा उठाया और उसे तुरंत ले गए दूसरे, जैसे कि इंग्लैंड ले गए और कहा कि चलिए जी खेलिए इनके साथ। उनको पता भी नहीं है कि दूसरे का नाम क्या है, एक दूसरे को जानते नहीं है, भाषा का कोई पता नहीं है। तो उनमें एकता का ही अभाव था, उनमें किसी भी तरह का अनुशासन का, कुशलता का। तो अलग अलग तरह की ये टुकड़ियां होने के कारण भी मुगल सेना की जो दुर्बलता थी वो और भी हो गई। इसके अलावा और भी यहाँ पर बात आती है कि जब कभी वो युद्ध के ऊपर जाते थे, अब तो ये हो गया था कि बड़ी संख्या में वो औरतें, दासियां और वैश्याओं को भी साथ ले जाते थे। तो इस प्रकार से वो लगते थे कि सैनिक कम लगते थे, वीर कम लगते थे और विलासी जो है अधिक लगते थे।
तो इस प्रकार से ऐसे युद्ध पे जाना जो है ये भी इनके जो पतन का कारण बना। 11वां 12वां जो कारण है वो है आर्थिक दुर्बलता। भाई अगर आपको अपने स्ट्रांग बनना है, ज़्यादा ताकतवर बनाना है, तो इतिहास गवाह है कि जिसके पास धन था, पैसा था, उसने अपने आप को ताकतवर बनाए रखा। आज भी अगर मैं इसका उदाहरण पेश करना चाहता हूँ संसार में, तो इज़राइल का दूंगा, क्योंकि इज़राइल वो देश है, बिल्कुल छोटा सा, मुट्ठी भरा एक छोटी सी जगह देश है, और उसके चारों तरफ इस्लामिक कंट्री है, और कई बार वो युद्ध 5-6 कंट्री उसके विरुद्ध जो युद्ध कर चुकी है, लेकिन इजराइल ने अपने दम पर, अपने कौशल, अपने आर्थिक जो बोल सकते हैं कि सुदृढ़ता के कारण जो है उसने उनको नाके चने चबा दिए हैं। तो ये आर्थिक दुर्बलता ये भी कारण बना मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। अब आर्थिक दुर्बलता कैसे आई कि अकबर ने तो अपने शासनकाल में कृषि संबंधी हो या व्यापार संबंधी हो या उद्योग संबंधी, इसको बहुत बढ़ावा दिया, इसके लिए बहुत कार्य किए टोडरमल के नेतृत्व में। लेकिन इसके पश्चात जो भी शासक हुए, हालांकि इसका फायदा जो है आने वाले 1-2 शासकों तक जो है चलता रहा। जहांगीर ने भी इसका फायदा उठाया, शाहजहां ने, और औरंगजेब तक चलता रहा। लेकिन हुआ क्या कि अकबर ने जितना कमाया या जितना कमाता था उसी हिसाब से वो लगाता भी था। लेकिन इसके जो 2 आगे के, चाहे वो उनका बेटा जहांगीर की बात करें या फिर शाहजहां को लेते हैं, इन्होंने बहुत सारा धन जो है युद्धों में और रंगरैलियों में और भवन बनाने, शाहजहां ने तो बहुत सारे भवन बनाए, तो पैसा ज़्यादा लग गया, कमाई कम थी और पैसा ज़्यादा लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आर्थिक दुर्बलता होगी। तो ये भी उनके पतन का कारण बना। 12वां और 13वां जो कारण बना मुगल साम्राज्य के पतन का, वो था शांति और सुरक्षा का अभाव। ये वही चीज़ आ जाती है कि अकबर ने शांति स्थापित करी थी राजपूतों के साथ, वैवाहिक संबंध स्थापित करके या उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित करके। लेकिन औरंगजेब और उसके बाद जितने भी जो शासक बने, उन्होंने शांति और सुरक्षा का अभाव रहा। किस वजह के? क्योंकि उन्होंने अपने आप को, औरंगजेब ने अपने आप को अदूरदर्शित, वो दूरदर्शी नहीं था, उसने ये नहीं देखा कि जो है मुझे साम्राज्य को लंबे समय तक ले जाना है। उसने केवल अपनी जो कट्टरता थी उसके बस में चलते हुए शासन किया। तो इस प्रकार से शांति और सुरक्षा नहीं बनी रही। उसने राजपूतों, मराठों, जाटों, सिख और सतनामियों के साथ गलत व्यवहार किया, और इसके कारण क्या हुआ, हर जगह अराजकता छा गई, और ये अराजकता ही उनका पतन का कारण बनी। यह है 13वां नंबर। और अंतिम जो बात करेंगे, सॉरी अंतिम नहीं, अभी एक और कारण रह जाता है, विदेशी आक्रमण। रईसई कसर जो है वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में, जो नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में, क्योंकि मोहम्मद जो शाह था उसके कमज़ोर होने का जो समाचार था वो अब्दाली तक, नादिर शाह तक पहुंच चुका था, और इसलिए उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। और मानते हैं कि दिल्ली में ऐसा हुआ कि समाचार फैला कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है, इसलिए उसके कुछ सैनिकों को लोगों के द्वारा मारा गया। और इसी के लिए उसने जो है बड़ी क्रूरता के साथ बहुत सारे जो हिंदू थे उनको जो है पूरी कत्ले आम करते, तो दिल्ली को उसने पूरी तरह से लूटा। इसके पश्चात जो रईसई कसर थी वो अहमद शाह अब्दाली ने 1747 से लेकर 1768 ईस्वी तक भारत में लगभग 7 बार जो है वो भारत पहुंचा, और उसने यहाँ पर लूटमार करी, बहुत सारा धन जो है वो अपने देश ले गया। तो इस प्रकार से, इसके अलावा पंजाब पर भी उसने अधिकार कर लिया, जो सबसे ज़्यादा, जहाँ से राजस्व आता था। तो इस प्रकार से जो मुगल साम्राज्य था वो विदेशी आक्रमण के कारण और भी पतन के गर्क में चला गया। और अंतिम कारण जो हम जान लेते हैं, वो कारण है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, और 18वीं शताब्दी के मध्य में ये एक राजनीतिक संस्था बन गई। किस तरह से? पहले जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने जो है सफलता प्राप्त की। 1612 से 16 ईस्वी में इनको सबसे पहले सूरत, फिर बाद में बांग्लादेश में इन्होंने व्यापारिक
अपने केंद्र स्थापित किए और फिर एक दूसरे राजा को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर इन्होंने अपनी राजनीतिक संस्था बनाई और बंगाल पर अधिकार कर लिया पलासी और बक्सर की लड़ाई के पश्चात। तो इस प्रकार से ब्रिटिश जो लोग आए उन्होंने मुगल साम्राज्य को पतन के गर्क में हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। तो ये पढ़े हमने, देखिए 15 कारण। और आपको आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। 15 में से आपको 7 या 6 हमेशा याद रहेंगे और बिल्कुल आसान है। मैंने कोशिश करी है कि आप इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ पाए। आगे जिस तरह से मैं हमेशा जो है आपसे अंत में एक अवश्य जो है स्लाइड जो है दिखाता हूँ, तो वो भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले यस वही आ जाती है स्लाइड है और इसमें बताया गया है, कभी चुपके से उनके कमरे की तलाशी लूँगा, कभी चुपके से उनके कमरे की तलाशी लूँगा, पता तो लगे कि ये माँ बाप अपनी तकलीफ़ों को छिपाकर आखिर रखते कहाँ है, पता तो लगे कि ये माँ बाप अपनी तकलीफ़ों को छिपाकर आखिर रखते कहाँ है। अगर आपको एहसास हो जाए अपने माँ बाप की तकलीफ़ों का तो शायद आपको वो पोटली ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नज़रअंदाज करते हैं अपने माँ बाप की तकलीफ़ों का, और यही उनको भुगतान करना पड़ता है किसकी तरह, जहांगीर की तरह, सॉरी औरंगजेब की तरह, कि उन्हें फिर दफनाने के लिए भी जगह नहीं नसीब नहीं होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आज की ज़िंदगी में अगर हम जो है अपने माँ बाप की तकलीफ़ों को जान पाएँ तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। तो इसी इच्छा के साथ कि आप लोग भी अपने माँ बाप के प्रति ऐसे बने रहो, इसी शुभ संदेश के साथ आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।